हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूं आपके सामने लेकर के सेकेंड वीडियो ऑफ रियल नंबर। और इसमें हम पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था हाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, और उसके बाद उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद इरेशनल नंबर्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। फाइंड द क्वेश्चन नंबर है 1, find the largest number that can be that divides 2053 and 967 and leaves the remainder of 5 and 7 respectively। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो इसको कैसे करना है, हमको फाइंड आउट करना है ऐसा बड़ा नंबर जो कि इस नंबर को डिवाइड करने पर उससे या इसको डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर हमें चाहिए, और इसको डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिससे हम इसको डिवाइड करें। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है, बड़े से बड़ा नंबर जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 5 आए, और इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 7 आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2053 में से 5 को माइनस कर दें तो हमको मिलेगा क्या, 2048, ठीक है। और अगर हम 967 में से 7 को माइनस कर दें तो हमको मिलेगा 960। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है दैट विल बी एग्जैक्टली डिवाइड्स 2048 एंड 960। मतलब इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देना चाहिए उसे, ठीक है। तो अब क्या करें, अब मतलब यह हुआ कि हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वही एचसीएफ वो नंबर होता है ना जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो हम यहां पर इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 2048 बड़ा नंबर है, उसको छोटे नंबर 960 से डिवाइड करेंगे। तो 960 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा और आएगा आंसर 920, ठीक है। तो अब माइनस करेंगे तो यहां आएगा 8 और यहां आएगा 2 और यहां बचेगा 1। तो हम ये लिख सकते हैं 2048 इज इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये तो हम कर रहे हैं रफ में, हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। अब हम 120 से 960 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 960 से डिवाइड करने के लिए हमको 7 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आएगा 896, ठीक है। तो ये हुआ 10 में से 6 गया 4 और यहां बचा 64। सो अब आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम 64 से फिर 128 को डिवाइड करेंगे तो 64 2 128 एंड रिमाइंडर इज 0। वो देखिए,
ठीक है, therefore हम लिख सकते हैं 128 is equal to 64 into 2, डिविडेंड is equal to डिवाइजर into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो डिवाइजर विल बी द HCF। इसका मतलब ये हुआ 64 वो नंबर हुआ जिससे हम अगर 2048 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 960 को भी डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2053 में डिवाइड करेंगे तो हमें 5 रिमाइंडर मिलेगा, और 960 को डिवाइड करेंगे 64 से तो वी विल गेट 7 एज रिमाइंडर। ठीक है, therefore 64 will be the required number। ये नंबर जो होगा 64, ये आपका वो नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर which divides 2053 and 961, leaves the remainder of 5 and 7 respectively। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे 2053 और 967 को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 5 और 7 आना चाहिए। मतलब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आना चाहिए 5, और इसमें डिवाइड करें तो आना चाहिए 7। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर्स में से इसमें से 5 माइनस कर दिया, जिसमें 5 रिमाइंडर आना था उसमें 5 माइनस कर दिया, जिसमें से 7 रिमाइंडर आना था उसमें से हमने 7 को रिमाइंडर 5 माइनस कर दिया। ये जो दो नंबर आए इन दोनों का HCF फाइंड आउट किया, जो कि मिला 64। तो 64 इज द रिक्वायर्ड नंबर, जिसमें अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, और अगर इसको डिवाइड करेंगे 64 से तो हमें 7 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ओके, सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and last 15 respectively। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर हम 398 को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 436 को डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर आना चाहिए, और अगर हम 542 को डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर आना चाहिए। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 398 में से 7 को माइनस कर देंगे, इसके बाद 436 में से 11 को माइनस करेंगे, और 542 में से 15 को माइनस करेंगे। तो यहां पर आएगा 391, और यहां पे आएगा 425, और यहां पे आएगा 527। नाउ अब हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे गिवन नंबर्स डिवाइड हो जाए, वो उसका HCF होता है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी दो नंबर इसमें से लेंगे और उसका HCF निकालेंगे, और तीसरे नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे।
ठीक है, तो ये चेक करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने लिया 425 को 391 से पहले मैंने डिवाइड किया तो आया 1, ठीक है। तो ये हो गया 391, माइनस करेंगे तो आएगा 4 और यहां से 12 में से 9 जाएगा तो आंसर आएगा 34, ठीक है। अब 34 को पहले हम यहां यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे 425 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इससे डिवाइड करेंगे 391 को। अब ये 340 से ज्यादा है, इसका मतलब 11 टाइम्स डिवाइड होगा। 300 एंड कितना आना चाहिए, 74, ठीक है। तो आया यहां से 11 में से 7 गया, 11 में से 4 गया 7, ओके, और यहां बचा 1, ठीक है। तो 17 आ गया। तो आप फिर से लिखेंगे 391 इज इक्वल टू 34 इंटू 11 प्लस 17। अब 17 से अगर हम 34 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2 ओनली और रिमाइंडर में 0। तो ये हो गया 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही 0 रिमाइंडर 0 हुआ, 17 इज द HCF ऑफ दिस 391 एंड 425 और 391 का HCF आ गया 17। अब हम 527 को 17 से डिवाइड करके देखेंगे। 17 2 जा 34 होता है, ठीक है, और 17 3 जा 51 होता है। तो ये 51 आया 17, तो 1 आ गया, हो गया डिवाइड। 17 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 17 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। 17 एक ऐसा नंबर होगा, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो वी गेट 7 एज रिमाइंडर, क्योंकि 17 391 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम 17 से और डिवाइड करेंगे, 398 को डिवाइड करेंगे तो हमको 7 रिमाइंडर मिलेगा। और 436 देखो 425 को डिवाइड कर रहा है कौन, 17, तो वो 436 को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा। और अगर हम 527 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम 542 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 15 एज रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आया ये, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कुछ एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए HCF फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द HCF, ओके। और उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लेकर के उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। पानी आ गया, ठीक है। एंड 130 बादाम बर्फीज। ओहो, ये तो बहुत ही लालच वाली चीजें हो गई। ओके, नाउ अब वो क्या करना चाहता है, ही वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे that each stack has the same number। मतलब वो उनके गट्ठर, मतलब उनके ग्रुप्स बनाना चाहता है जिसमें सेम नंबर हो और सेम टाइप की मिठाई हो उसमें, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, और कितनी कितनी गड्डियां बन जाएंगी। तो अभी देखिए, ये और ये हमको इसमें से बराबर, मतलब हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे इक्वल, मतलब एक ही नंबर होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब उतनी वो बनेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका, 420 का और 130 का, इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है,
ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 420 को डिवाइड करेंगे 130 से, तो कितना आएगा 3 का, तो 390 आएगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0, और 12 में से 9 गया 3। सो अब हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हो गया। अब हम 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, तो आया 4, कितना बचा? 120 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। तो अब हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे 130, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब फिर से 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम्स 30 माइनस 0, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए 10 इंटू 3 प्लस 0, और जैसे ही 0 रिमाइंडर आएगा आपका ये हो जाएगा HCF। इसका मतलब ये हुआ, हमको 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 42 केसेस बन जाएंगे, स्टैक्स बन जाएंगे, और इससे डिवाइड करेंगे तो 13 स्टैक्स बन जाएंगे। Therefore 10 is the required number in one stack। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट, नाउ दूसरा क्वेश्चन है, एन कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब 32 बैंड पर्सन्स है, 32 बैंड वाले लोग हैं, और 616 मेंबर्स हैं जिनमें मतलब क्रूज है। ओके, अब हमको क्या करना है? ये 32 बैंड वालों को ऐसे ऐसे कॉलम में खड़ा करना है, और कितने कॉलम आएंगे पता नहीं, और 616 को भी पीछे खड़ा करना है, कितने कॉलम्स बनेंगे ये हमें जानना है। इसका मतलब ये हुआ कि 32 और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 32 को भी डिवाइड करे और 616 को भी डिवाइड कर दे पूरी तरह से। ठीक है, तो मतलब ये हुआ 32, मतलब ये हो गया HCF, नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू HCF of 32 and 616। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे HCF, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, क्योंकि 616 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये 32 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा? 32 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हो गया आपका 1, पहले 32 माइनस करेंगे तो आएगा 9। ओके, और यहां बचा 5 में 29, 200, और ये हो गया 96, कैरी हो गया। अब आएगा 9 टाइम्स, तो 2 9 18 का 8, और 1, और 9 3 27, और 128, 6 में 60 में से 8, और बस। तो अब आपका ये हो गया 6 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और अब हम 32 को डिवाइड करेंगे तो 4 32 माइनस 0, सो ये हो गया आपका 32 इज इक्वल टू 8 इंटू
4 प्लस 0, तो ये HCF हो गया 8। इसका मतलब ये हुआ बैंड वालों के 8 कॉलम्स बनेंगे, 4-4 लोगों के, मतलब बैंड वाले ऐसे खड़े होंगे 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 8 ऐसे ऐसे। सो ये हो गया आपका कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये लास्ट में आ जाएगा कॉलम 8। 8 कॉलम्स में खड़े होंगे 4 4 और 616 जो पीछे क्रूज है वो सभी 8 से। अगर हम डिवाइड करें 616 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 7 56, बचा कितना 11 5 और 6, मतलब 77 इंटू 8, मतलब ये हुआ नीचे यहां 77 क्रूज खड़े होंगे ऐसे 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 पूरे होंगे, ठीक है, तब जाकर के ये एक बनेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। आपको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम में ही, कि अगर a merchant has 120 liters of oil one kind, 180 liters of another kind and 240 liters of the third kind. ठीक है, he want to sell the oil by filling 3 kinds of oil in tins of equal capacity. ठीक है, what should be the greatest capacity of such a tin? मतलब ये हुआ 120 लीटर ये ऑयल नंबर 1 और 180 लीटर ऑयल नंबर 2, मतलब ऑयल नंबर 2 और 240 लीटर्स ऑयल नंबर 3। और वो चाहता है कि इसको ऐसा मतलब एक ही टाइप का टिन है जो वो सभी को अलग अलग टिन्स में डालना चाहता है और वो अलग अलग टिन्स बना, मतलब यहां पर जैसे ऑयल नंबर 1 का टिन एक बना लिया, बिल्कुल इक्वल कैपेसिटी का दूसरा टिन बना लेंगे हम, मतलब वो बनाना चाहता है ऑयल नंबर 2 का, और तीसरा टिन भी वो बनाना चाहता है जिसमें उसको ऑयल नंबर 3 को रखना है। ऐसे बहुत सारे टिन बनेंगे, लेकिन इन तीनों की कैपेसिटी एकदम इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसमें भी उतना ही ऑयल होना चाहिए, ऑयल नंबर 1, इसमें इन सब में ये भी बहुत सारे नंबर्स, ठीक है ना, इसके भी कितने भी नंबर्स बनाना चाहता है, लेकिन सब में बराबर क्वांटिटी में, सपोज 1 लीटर के बनाना चाहता होगा या कितने ही लीटर का बनाना चाहता है, वही हमें फाइंड आउट करना है कि वो मिनिमम कैपेसिटी का, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी का ऑयल, मतलब पूरा 120 लीटर ऑयल उन टिन्स में आ जाए और 180 लीटर्स ऑफ सेकंड काइंड टिन में आ जाए पूरे, मतलब कुछ बचे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटी ऑफ टिन होगी, मतलब कैपेसिटी जो होगी ऑफ टिन विल बी द HCF ऑफ 180 and 120 and 240 लीटर्स। इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कोई भी 2 नंबर ले लीजिए और उससे HCF फाइंड आउट कर लीजिए किसी भी 2 का, और तीसरे को डिवाइड करके चेक कर लीजिए क्या वो उसका HCF है। तो आप देखेंगे कि HCF ऑफ, अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे HCF ऑफ 120 एंड 180, तो आप पाएंगे इसका आंसर आएगा 60 लीटर। यहां क्यों लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 60 लीटर, और 60 लीटर से 240 भी डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर HCF जो होगा ऑफ 120, 180 एंड 240 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 60 लीटर। इसका मतलब उसे 60 लीटर का टिन बनाना पड़ेगा, 60 लीटर्स के टिन बनाने पड़ेंगे। तो इसके कितने लीटर वाले कितने होंगे, ये ऑयल नंबर 1 के 2 बन जाएंगे कैन, 2 टिन बन जाएंगे।
और इसके कितने बनेंगे, 3 टिन्स बन जाएंगे, और इसके थर्ड वाले के कितने बनेंगे, 4 टिन्स इसके बन जाएंगे। ठीक है, 60 इंटू 4 240 यहां हो गया, और 60 इंटू 3 180 लीटर्स काइंड ऑफ 2 ऑयल खत्म हो गया इसमें, और 2 टिन बन जाएंगे इसके लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आपके इस वाले चैप्टर में एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे एलसीएम के ऊपर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, 1-2 किस तरह से करना है वो बताएंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पर आपने पहले आपसे कहा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी उसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका था आपका वो वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन इस वाले चैप्टर में 10th में आकर के यूक्लिड डिवीजन रियल नंबर वाले चैप्टर में थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसा करना है आपको, जैसे 1176 का एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो आप ये कारपेट मेथड करते थे ना, कारपेट मेथड याद है आपको, कारपेट मेथड। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 588, फिर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 294, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 147। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49, और फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो बस अब आप इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, यहां पर आपको ऐसे लिखना है 1176, एक राउंड बनाना है, और इसको जिससे डिवाइड किया आपने यहाँ पे 2, तो आपको इसको यहाँ पे लिखना है 2 और राउंड बना गोला बना देना है, और फिर उसके बाद सेकंड वाले इसमें लिखना है 588, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ लिखिए ऐसे, और उसके बाद क्या आया 294, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको ऐसे लिखना है, फिर कितना आया 147, ठीक है ना, फिर हमने इसको 3 से डिवाइड किया, और फिर ये आया कितना 49, और फिर हमने इसको 7 से डिवाइड किया, और यहां पर आया आपका लास्ट में 7। तो इन दिस वे आपको एक्सप्रेस करना है किसी चीज का, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट क्लास। चलिए हो गया। अब एक और किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, एक और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम करने जा रहे हैं 3825 का, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे 3। अब 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये चौक थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, आपका आएगा 1275। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 और 2 और 5 425। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे 4 और 2 6 और 5 हो गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 85। फिर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड करने से आएगा 17। अब ये 17 डिवाइड नहीं होगा तो 17 ही रहेगा। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3825 का, वो हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 17। तो दिस इज योर नोटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं अब न्यूमेरिकल या वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन
एलसीएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए उसको। अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravish takes 12 minutes for the same. Okay, 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? ओके तो प्रिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में और अब इसको रवीश को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, तो कितने मिनट के बाद वापस, उसकी स्पीड अलग अलग है, दोनों की स्पीड है एक राउंड लगाने की 18 मिनट और एक की है 12 मिनट। तो आप देख रहे हैं कि इसका 12 मिनट और 18 मिनट्स, अगर हम इसको एक सर्कल के फॉर्म में देखें तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें, दोनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने 6 मिनट के 3 पार्ट्स कर दिए एक सर्कल के, इस सर्कल के 3 पार्ट्स कर दिए। आप जो करते हैं, प्रिया यहां से और रवीश यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे मूव कर रहे हैं, सपोज यहां से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 मिनट्स के हैं। तो प्रिया जब यहां से चलेगी तो वापस यहां आने में उसको 18 मिनट्स लगेगी, लेकिन रवि यहां से जब चलेगा तो ये 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। 12 मिनट, तो 12 मिनट में कहां पर होगा रवि? यहां से एक चक्कर लगाने के बाद में, और रवि यहां पर, रवीश यहां पर आ जाएगा और प्रिया एक चक्कर के बाद में यहां पर होगी। ठीक है, तो अब सेकंड वाले टाइम में जो प्रिया स्टार्ट करेगी 18 मिनट्स में यहां होगी और 12 मिनट में ये भी यहां पर होगा, मतलब सेकंड राउंड में ये दोनों मिल जाएंगे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है कि 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। या एक तरीका और भी है, 18 और 12 का ऐसा बचपन में करते थे ना, 2 से किया तो 9 6, फिर उसके बाद 2 से किया तो 9 3, फिर 3 से किया तो 3 1, फिर 3 से किया तो 1 1। तो आपका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम विल बी 36। 2 2 4, 3 12, 3 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स के बाद में वो दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B फॉर ऑफ क्लास 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of notebooks required for their class so that they can be distributed equally among the student of section A और section B. मतलब एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 36 स्टूडेंट हैं, तो हमको कितने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए होंगी जो उन दोनों सेक्शंस में इक्वल नंबर, मतलब सभी को बराबर बराबर नोटबुक्स बांटी जा सके। तो इस केस में एक सेक्शन ए है, सेक्शन ए, इसमें 32 स्टूडेंट्स हैं, एंड इन सेक्शन बी इसमें हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों को का हमें क्या इतने मतलब बराबर बराबर बुक्स बांटनी है। ठीक है ना, तो वो नंबर कितना होना चाहिए, कितने टोटल नंबर ऑफ, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 बराबर नंबर ऑफ नोटबुक्स दोनों सभी बच्चों में बट जाए, मतलब हर बच्चे को इक्वल अमाउंट ऑफ नोटबुक मिल जाए, ये है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी होनी चाहिए, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम। तो अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 द 4 2 द 8 2 द 16 2 द 32। और 36 को कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 4 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू बस 3, 9 4 द 36। ठीक है, अब हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए 5 2 की पावर 5 ले सकते हैं और 3 की पावर यहां मैक्सिमम 2 है। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपका 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, मतलब 32 इंटू 9 288। आप इस तरीके से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप वो वाला मेथड जो है ना, कारपेट मेथड, उससे कर लीजिएगा। ठीक है, तो 280 बुक्स 88 बुक्स हमको खरीदनी पड़ेगी, नोटबुक रखनी पड़ेगी इन दोनों सेक्शंस में, हर बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स देने के लिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ आप बता सकते हैं कितने मिल जाएंगे? तो 288 को 32 से पहले डिवाइड कर दीजिए, जो बुक्स आए वो हो जाएगा, और 36 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? ठीक है, वो मिल जाएगा हर बच्चे को सेक्शन में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाइस फ्रेंड, हम अब शुरू करने जा रहे हैं यहां पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स। आपने पहले भी शायद ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर या नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपने 9th क्लास में भी किया है, लेकिन हम इसको बाद फिर से एक बार आपको बताने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम जो प्रूव करना होता है ना, उसका अपोजिट सोच के चलते हैं। मतलब अगर हमको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और फिर प्रोसीजर करके बाद में करते हुए हम गलत हो जाएंगे, कहीं पे नेचुरली गलत हो जाएंगे, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ अरे हमने तो गलत सोचा था इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है आपको कि √2 का आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए 2 का, और काफी देर मतलब काफी डेसिमल प्लेसेस तक देखेंगे आप कि बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 4142 ऐसा करके आएगा, 1.4142 एंड समथिंग आएगा। तो आगे आप करेंगे डिवाइड तो उसमें कोई भी वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें आपको कोई बोल सकता है कि अरे और अगर आगे करते तो शायद रिपीट होना दिखता आपको इसमें। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। तो हम ये मान लेते हैं कि √2, let if possible √2 is equal to is a rational number, p upon q के फॉर्म में लिख लेते हैं, where p and q are co-prime number। co-prime का मतलब होता है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, मतलब having no common factor other than 1, having no common factor except 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं। ठीक है, अब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इससे हमको मिलेगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। दैट जो हमको बता रहा है कि P इज द मल्टीपल ऑफ 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर 2 इंटू समथिंग है, मतलब इवन नंबर है, तो वो नंबर भी इवन होगा। जिसका स्क्वायर इवन है वो नंबर भी तो इवन होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 अगर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4, और वो भी इवन होगा। तो P इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो हम मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू 2R। ठीक है,
तो लेट p इज इक्वल टू 2r सपोज कर लिया हमने, तो हम क्या करेंगे यहां पर p की जगह पे 2r लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इससे हमको मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, मतलब q इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए दोनों ही, ये स्टेटमेंट देखिए p इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड q इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, दोनों ही 2 के मल्टीपल हो गए, इससे यहां से ऐसा हो गया, तो देयरफॉर p and q will have common factor 2, मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 होगा, ओके, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन। आगे हम यहां पे लिखेंगे, यहां नीचे जगह नहीं दिख रही है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर सपोजिशन, ये हमने जो मांगा था, जो सोचा था, उससे गलत हो गया, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गए? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number। ठीक है, सोचिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सोच लिया? चलिए हम बताते हैं आपको। हम मान लेंगे वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, 5 minus √3 is equal to r, where r is an rational number। हम ये मान लेंगे let 5 minus √3 is equal to r, where r is a element of set of rational number। इसका मतलब एलिमेंट होता है, 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, r is element of q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के सेट का r एक सदस्य है, मतलब एक r भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस √3 को यहां ले जाएंगे और r को यहां ले आएंगे, तो हमको मिलेगा √3 इज इक्वल टू 5 minus r। अब ये इक्वेशन नंबर हम लिख लेंगे 1। अब बोलेंगे सिंस 5 and r are the rational numbers, क्योंकि 5 रेशनल नंबर है और r भी रेशनल नंबर है, इसलिए ये नंबर्स, therefore 5 minus r will be a rational number। अब ये कहां से आया? आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेशनल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल, यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है रेशनल नंबर में, मतलब दो रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करने से भी रेशनल नंबर आता है, दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा, सबट्रैक्ट करोगे तो रेशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेशनल मिलेगा, बट डिवीजन करने में जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन द सबट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये हो गया आपका रेशनल नंबर। देयरफॉर बट, यहां पर आप देख रहे हैं बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से दैट इरेशनल नंबर
irrational number is equal to rational number। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहां पे ये irrational है और ये rational है। अभी तो आपने बताया ये rational है और ये irrational है। Which cannot be possible, which is impossible, impossible। Therefore our supposition was wrong, our supposition was wrong, hence 5 minus root 3 is an irrational number। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन और ये चैप्टर का भी आखिरी चीज है, बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो क्या है, देखिए यहां पर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 minus √3 is an irrational number। या इसको प्लस कर दें, चलिए irrational नंबर मतलब दो नंबर्स का सम भी एक रेशनल नंबर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेट √5 plus √3 is equal to r, where r is रेशनल नंबर। ठीक है, आप दोनों साइड पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड यू विल गेट √5 plus √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 5 plus 3 plus 2√15 इज इक्वल टू r स्क्वायर। है ये कैसे आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2ab मतलब √5 into √3 √15 2ab। समझ में आई बात। अब ये 5 और 3 ऐड हो गया, 8 हो गया, ये इधर चला जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आ जाएगा √15 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 8 होल अपॉन 2। अब देखिए फिर से वही चीज, ये इक्वेशन नंबर बन गया 1। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि r स्क्वायर माइनस 8 and 2 are the रेशनल नंबर्स। आपको पता है कि ये रेशनल नंबर्स हैं, r को आपने रेशनल नंबर मान लिया था और 8 और 2 तो रेशनल नंबर होते ही हैं। Therefore r square minus 8 upon 2 will be a rational number। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी CLOSOSUR, closure property of rational number, addition or subtraction of rational numbers। therefore from 1 क्या दिख रहा है एक में, ये irrational नंबर, क्योंकि 15 यहां पे मैं लिखना भूल गया, √15 इज एन irrational नंबर लिखेंगे। तो therefore from 1 हम कह सकते हैं irrational इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर व्हिच इज नॉट पॉसिबल, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। ये बाकी सब बिल्कुल वैसे ही लिखना है, हेंस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर √5 minus √3 या √5 plus √3 is not a rational number, is an irrational number। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा एक चीज और थी जो मैं आपको 9th क्लास में बता चुका हूं कि अगर कोई नंबर है p अपॉन q के टर्म्स में और q जो है, और जो q है मतलब अगर ऊपर एक p कोई नंबर है और p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर है और q जो है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये नंबर जो होगा पूरी तरह से डिविजिबल होगा, मतलब जो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब इसका जो डिवीजन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दो चीजें पढ़नी है। लास्ट वाली एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है आपका, इसकी आप थ्योरम्स को पढ़ लीजिएगा। तो नहीं अगर समझ में आता तो आप हमसे पूछेगा कि ये हम 9th क्लास में वैसे बता चुके हैं आपको कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है और Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m and 2 की पावर 5 की पावर n, then it can be टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट कैन बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब यहां 5, अगर 5 नहीं भी है तो n की पावर 0 हो जाएगी, और अगर 2 नहीं है तो n की पावर 0 m 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर केवल नीचे 5 है तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर केवल 2 के फॉर्म में है, 8 है, 16 है, 32 है एंड सो ऑन, तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर ऊपर होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा ही खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।